दोस्तों बहुत जल्द आप ये ब्रेकिंग न्यूज सुन सकते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। यानी पाकिस्तान के बाद ईरान दूसरा इस्लामिक देश होगा जिसके पास परमाणु बम होगा। हालांकि इसके पीछे कई दांव पेच हैं, क्योंकि ये सुनने में जितना आसान सा लग रहा है उतना है नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी हर वो चीज बताएंगे जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का पता चल सके। दोस्तों सुपर मैसी की होड़ में हर कोई आगे है। किसी को अपने इलाके में रसूख चलाने का शौक होता है, ठीक ऐसे ही ईरान मिडिल ईस्ट में करना चाहता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान दूसरी इस्लामिक कंट्री होगी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन आने वाला है। हालांकि दावे में कितनी सच्चाई है ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले ही समझते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में कितने करीब पहुंच गया है। दरअसल दुनिया में न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA का दावा है कि ईरान ने यूरेनियम को 84% तक हासिल कर लिया है, जो बम बनाने के लिए 90% से थोड़ा ही कम है। मतलब साफ है कि यूरेनियम एनरिच 90% होते ही ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने लायक हो जाएगा। उधर अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क ने मार्च 2023 में यूएस कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास 2 हफ्ते से भी कम समय में बम बनाने और कई महीनों के अंदर खुद न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए न्यूक्लियर फॉसिल मटेरियल हो सकता है। इन क्रोनोलॉजी को देखते हुए दोस्तों अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब न्यूक्लियर डील के लिए कोई गुंजाइश बची है? क्या अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी और सैंक्शंस के जरिए या फिर इजराइल अपने पावर को दिखाकर ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक सकता है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ये बेहद मुश्किल हो गया है। जी हाँ, हमने शुरू में न्यूक्लियर डील का जिक्र किया था, इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं। दरअसल साल 2015 में ऑस्ट्रिया की कैपिटल वेना में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPO का नाम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम में ईरान, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे। हालांकि अमेरिका इनमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन वियना में मौजूद अमेरिकी अधिकारियों की इस पर नजर बनी हुई थी। इस प्रोग्राम में एक समझौता हुआ जिसमें ईरान अपने ज्यादातर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को नष्ट करने पर सहमत हुआ था और इसके बदले उसे इकोनॉमिक सैंक्शन से राहत देने का वादा किया गया था। लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस समझौते में अमेरिका को यह कहते हुए अलग कर दिया था कि यह ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल इंपैक्ट को कंट्रोल करने में फेल रहा। जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये समझौता हुआ था उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे। इस समझौते को P5+1 के नाम से भी जाना गया था। चर्चा में क्यों था ये समझौता? दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज को डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भले ही ना हो लेकिन उन्हें बनाने की सारी कैपेबिलिटीज हो और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। इसलिए इसे लेकर ये समझौता किया गया था। उधर इजराइल और अमेरिका को भी ये मंजूर नहीं था कि दोनों देशों का मानना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन को परफेक्ट या बिल्कुल सटीक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ईरान के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की शुरुआत के लिए इसे एक ऑप्शन के तौर पर देखा गया। इसके तहत ईरान के रिसर्च प्रोग्राम को काफी हद तक कंट्रोल किया गया और उसे न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल इस्तेमाल पर जोर देने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जरिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में लाया गया। इसके बदले न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते ईरान के ऊपर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए गए। लेकिन फिर से ये मामला गरमाने लगा जब ईरान की तरफ से एक बयान में कहा गया कि उसे यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए नए और एडवांस टेक्नोलॉजीज वाले सेंट्रीफ्यूज डिवाइसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूरेनियम के केमिकल पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2015 में किए गए न्यूक्लियर डील के तहत अपनी कमिटमेंट्स को कम करने की दिशा में यह ईरान का अगला कदम था। उसने कहा था कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज से जुड़ी सभी बाउंड्रीज को वो खत्म करेगा। इन्हीं कमिटमेंट्स के बाद से ही ट्रंप और इसराइल की नींद उड़ गई थी। ट्रंप ने डील की खत्म। दोस्तों इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर डील को खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर किसी देश ने ईरान की मदद की तो उसके खिलाफ भी कड़े सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ट्रंप ने अग्रेशन में आकर ये तक कह दिया था कि इससे दुनिया में यह मैसेज जाएगा कि अमेरिका सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि करके भी दिखाता है। उधर ट्रंप के इस फैसले को फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बड़ी कलेती बताया था। उनका मानना था कि इस फैसले से अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वहीं ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान के राष्ट्रपति रहे हसन रूहानी ने कहा था कि उनका देश अमेरिका के बिना भी इस न्यूक्लियर डील में बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि ट्रंप के इस फैसले पर वो यूरोप, रशिया और चाइना से बात करेगा। इसके अलावा इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका के अलग होने के फैसले पर खुशी जाहिर की थी। ट्रंप के फैसले के बाद साल 2020 में ईरान ने ये तक कहा था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर अगर कोई
कंट्रोवर्सी पैदा होती है तो वह न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनटीपी से पीछे हटने का सोचेगा। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो ट्रीटी 1970 से चर्चा में है और प्रेजेंट में 191 देश इस ट्रीटी का हिस्सा है। इस ट्रीटी में साइन करने वाले देश फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकते, हालांकि वे पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। खैर, अगर ईरान पीछे हटता है या फिर इस समझौते से बाहर निकलता है तो इससे मिडिल ईस्ट में उसकी पावर खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही अमेरिका का यह मानना था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सऊदी अरेबिया, इसराइल और ईरान के बीच वॉर की सिचुएशन बन सकती है। हालांकि दोस्तों, ईरान हमेशा से ये कहता रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या, चर्चाओं का दौर चलता रहा कि सनसनीखेज मामले ने ईरान के न्यूक्लियर पावर की हड्डी तोड़ दी। दरअसल ईरान के 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की सस्पिशियस तरीके से मौत हो गई। इनमें से एक काफी पॉपुलर थे जिनका नाम था मोहसिन फखरीजादे। इनकी मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा था। ईरान को शक था कि दोनों ही साइंटिस्ट को इजराइल ने खाने में जहर देकर मारा है। ये इंसिडेंट ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। इससे पहले भी ईरान के कई साइंटिस्ट की रहस्यमय तरीके से मौत होती रही, लेकिन मोहसिन फखरीजादे की मौत से ईरान को काफी नुकसान हो गया था। ज्यादातर ईरानी लोगों को अपने देश के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने वाले उनके बारे में बखूबी जानते थे। वेस्टर्न कंट्रीज के सुरक्षा जानकार उन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मेन करता धरता भी मानते थे। ईरान की एक्सपेंडेंसी काउंसिल के हेड मोहसिन रेजाई ने ईरानियन न्यूज चैनल में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस घटना के पीछे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस चूक है। उनका मानना था कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को घुसपैठियों और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज के सोर्स का पता लगाना चाहिए और हत्या करने वाली टीमों की कोशिशों को नाकाम करना चाहिए था। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मौजूद कई ईरानी यह पूछने लगे कि ईरान की अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस सुपीरियरिटी के दावे के बावजूद इतनी जबरदस्त सुरक्षा हासिल किसी शख्स की दिन दहाड़े हत्या कैसे मुमकिन हो गई। खैर, ये अभी तक जांच का सवाल ही बना रहा है जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन तक नहीं निकल पाया है। अमेरिका ईरान फिर आएंगे साथ। दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसराइल को ही है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते का विरोध भी इसराइल ने ही सबसे पहले किया था। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता संभालने यानी जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इसराइल से आगे की सोच रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब जैसे अमेरिका के पुराने साथी भी चीन के नजदीक जा रहे हैं। वेस्ट एशिया में उभरते जियोपॉलिटिक्स और नए पावर बैलेंस को नजर में रखते हुए अमेरिका को अपनी इजराइल नीति का रिव्यू करना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्तों को खत्म कर लेगा, बल्कि अमेरिका का मकसद मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती भूमिका को रोकने का है और इसके लिए उसे एक ओवरऑल मिडिल ईस्ट पॉलिसी की जरूरत है जो ना तो किसी खास देश के खिलाफ हो और ना ही किसी के पक्ष में झुकता हुआ साबित हो। इसी साझेदारी से ईरान के साथ अमेरिका ने दोबारा बातचीत को शुरू कर दिया है। इधर ईरान और सऊदी अरब समझौते के बाद यमन में चल रहा सिविल वॉर के खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो चुकी है, ऐसे में दोनों देश मिलकर पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की कोशिश यह है इस एरिया में चीन के बढ़ते इफेक्ट को रोका जा सके। वहीं ईरान अमेरिका रिलेशन नॉर्मल होने से इंडिया को भी काफी फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि ईरान और भारत पाकिस्तान तालिबान के कट्टरवाद के खिलाफ है। इसके अलावा भारत के लिए सेंट्रल एशिया का ट्रेड रूट ईरान से होकर ही जाता है। अगर अमेरिका से ईरान के रिलेशन नॉर्मल होंगे तो भारत को इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक दोनों लाभ मिल सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान अगर एक साथ आएंगे तो इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इफेक्ट पड़ेगा, ये वक्त ही बताएगा। ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।